रोहित अग्रवाल जी, राकेश त्रिपाठी जी ने आपकी तरफ भी इशारा कर दिया। वो कह रहे हैं अभी जितने भी विपक्ष में दिख रहे हैं ना सब दल, एक एक करके वो एनडीए में आएंगे। यानी हो सकता है कि अगली बार ये आपकी भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी आ जाएंगे एनडीए में। देखिए ऐसा है, राष्ट्रीय लोकदल ने देश को प्रधानमंत्री दिया। चौधरी अजीत सिंह जी 4 बार कैबिनेट मंत्री रहे। माननीय जयंत चौधरी जी दूसरी बार सांसद हैं, परंतु हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का एक दाग नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो मशीनरी है ना, वो हमारे ऊपर काम करती नहीं है। वो जो दबाव की मशीनरी है, लेकिन सत्ता में इधर से उधर होने का अनुभव भी है। 2007 से विपक्ष में प्रदेश के अंदर और 2014 से विपक्ष के अंदर, केंद्र के अंदर राष्ट्रीय लोकदल निरंतर बनी हुई है। माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल ने आज तक अपने गठबंधन के साथ धर्म निभाया है और हम आगे भी जनता की सेवा के लिए, जनता के लिए समर्पित हैं। आप कुछ कह रहे थे अजय वर्मा जी? अजय वर्मा जी, राकेश त्रिपाठी ये बताएं कि जी मैं ये कह रहा था अभी माननीय राकेश त्रिपाठी बड़े योग्य प्रवक्ता है भाजपा के, लेकिन जो इनका नारा है झूठ बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो, रोज बोलो, उठते ही बोलो, जागते बोलो, सोते बोलो। अरे भाई, अगर कोई श्यामलाल या नत्थू सिंह कोई बात कह दे कि पार्टी आ जाएंगी चली जाएंगी, तो उनका कथन कोई माना जाएगा कि उनके कहने से पार्टी आ जाएंगी? अपने घर में अपने घर की बात करें तो समझ में आता है। ये ब्रजभूषण के बारे में बात करें, ये कुलदीप सेंगर के बारे में बात करें, ये स्वामी चिन्मयानंद की बात करें, या आसाराम की बात करें तो समझ में आता है। अब ये झूठ बोलते रहे तो ये समझ में नहीं आता। 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे आश्रित कर दिया, अनाज पर आश्रित कर दिया। रोजगार किसी को देंगे नहीं। इन्फ्लेशन की दर देख लीजिए, बेरोजगारी की दर देख लीजिए। टमाटर आज 200 रुपए किलो बिक रहा है। भाई ये क्या हो रहा है इस देश में? अडानी साहब की पूंजी बढ़ती जा रही है, गरीबों की पूंजी घटती जा रही है। 1% लोगों पे 40% पैसा है और 99% लोगों को पे 60% पैसा। ये आर्थिक असमानता दर के जनक है। और इस देश में ये क्या करना चाहते हैं? लोकतंत्र रक्त रंजित कर रहे हैं, संविधान को खत्म कर रहे हैं और केवल सत्ता के लोभी लोग हैं। सत्ता सुख चाहिए, सत्ता इन्हें मिलनेगी नहीं, ये तय है, जनता इन्हें दूर भगा देगी। राकेश जी, देखिए, अजय वर्मा जी की हताशा समझ सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में गठबंधन करने के लिए कोई दल इनके साथ तैयार नहीं हो रहा है और उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ने की इनकी हैसियत नहीं है। सच ये है कि केवल 1 लोकसभा सीट बची हुई है इनके पास और 2 विधानसभा, जिनमें से 1 विधानसभा समाजवादी पार्टी के सहयोग से जीते हुए हैं। एक भी आज हैसियत नहीं है कि वो कौन सी लोकसभा सीट जीत पाए, क्योंकि सोनिया जी का स्वास्थ्य है, पता नहीं अब सोनिया जी इस बार चुनाव लड़ेंगी भी कि नहीं लड़ेंगी। अब रायबरेली एक बची कुची सीट थी, अब वो भी सीट इनके हाथ से जाती हुई दिख रही है। तो ऐसे में बदहवास हो जाना, ऐसे में उलझुल बयान देना, अनाप शनाप बयान देना, ये स्वाभाविक है। लेकिन मैं फिर कहूंगा आपसे, संगठन को तैयार करिए। पार्टी के कार्यकर्ता वो जो एक परिवार की चापलूसी करते हैं ना, उसको बंद करिए। तो एक राजनीतिक विपक्ष के रूप में आप शायद कहीं जीवंत रहेंगे और हम चाहते हैं कि राजनीतिक विपक्ष के तौर पर आप जीवंत रहें। लेकिन आप कांग्रेस मुक्त भारत आप करना स्वयं चाहते हैं। आप सब मिलकर, अहंकार तो रावण का नहीं रहा, अहंकार कंस का नहीं रहा, अहंकार दुर्योधन का नहीं रहा, तो जिले इलाई और इनकी टीम और इनकी IT देखिए कांग्रेस का भी नहीं रहा। वो कमल के फूल के प्रतीक इनका अहंकार आपका भी नहीं रहेगा। आप समझ में, अब अगर आप ये सोचते हैं कलयुग में, नहीं, इसीलिए कांग्रेस का हम लोग तो जमीन पे हैं। अच्छा, मुझे राकेश जी अभी आपने कुछ मिनट पहले कहा था कि भाई हमारे एनडीए में, बीजेपी में सबका स्वागत है। जितने विपक्ष में लोग दिख रहे हैं ना, धीरे धीरे करके वो देख लेंगे अगर उनको पराजय नहीं चाहिए तो मैं ये मानूं कि इस वक्त स्क्रीन पर 3 मेहमान दिख रहे हैं, कांग्रेस, आरएलडी और समाजवादी पार्टी के। तीनों को इन्विटेशन दे दिया है बीजेपी ने अपनी तरफ से कि आ जाओ भैया। तीनों को इन्विटेशन दे दिया कि आ जाओ भैया। भाजपा नामक वॉशिंग मशीन में पृथ्वी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो गरीब कल्याण अभियान का संकल्प है, उसके साथ जो जुड़ना चाहे, जो भी बिना स्वार्थ के भाजपा के साथ, और जो ना जुड़े, हमने तो अभी देखा। अच्छा, मुझे बताइए ना, एक सेकेंड। अरे अजय वर्मा जी, जो ना जुड़े, राकेश त्रिपाठी जी, जो ना जुड़े वो क्या? तब तक इस भारत की राजनीति से नहीं। अजय वर्मा जी, राकेश त्रिपाठी जो आपके साथ ना जुड़े वो कौन है? आपके साथ जुड़ जाए, आपके साथ जुड़ जाए तो बहुत बढ़िया। जो ना जुड़े नहीं चाहते हैं, जो गरीबों का कल्याण नहीं चाहते हैं, अपने बेटे बेटियों का केवल कल्याण चाहते हैं, अपनी संपत्ति को बचाना चाहते हैं, अपने अपराधी पलवित किए गए अपराधियों को बचाना चाहते हैं, वो विपक्ष में खड़े रहेंगे, सामने लड़ेंगे। कपीश जी,
लेकिन सवाल तो यहां पर यह भी है ना कि आप एक बड़े कुनबे को लेकर चलने की आपने तैयारी की थी, जिसमें अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में कई छोटे छोटे घटक दलों को अपने साथ जोड़ा था। भले वो अपने दम पर सीट ना जीत पाए हो, लेकिन साथ आने पर एक वोट बैंक का फायदा मिला। लेकिन महान दल आपको छोड़कर चला गया। ओपी राजभर भी अब आपसे किनारा कर लिए, धीरे धीरे कई और घटक दल छिटक रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? प्रत्युष भाई, सबसे पहली बात तो हम आपको ये कह दें कि जिन महान दल की बात आप कर रहे हैं, ये रिकॉग्नाइज ही किए गए हमारे साथ आने के कारण। लेकिन बात इस चीज की नहीं है, बात इस चीज की है। सुनिए सुनिए, राकेश भाई से मैंने बहुत करीने से एक बात पूछी थी, वो हमको जवाब नहीं दी। जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि ये बहुत बड़ा झूठा प्रधानमंत्री है, ये बहुत झूठे मुख्यमंत्री हैं, चल सन्यासी मंदिर में, हमको भारतीय जनता पार्टी से जान का खतरा है, इनके कार्यकर्ता नहीं, भाजपा गुंडों की पार्टी है, ईवीएम की लुटेरी और डकैत है, बकायदा ईवीएम पकड़ के उस ट्रक पे खड़े थे और ये हकीकत है कि लूटी जा रही थी। भाई गलत नहीं खड़े थे वहां पर। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को इतने स्तर से नीचे आकर के क्यों ऐसा करना पड़ा? भाई आप तो सबको शामिल कर लेंगे, कोई बात नहीं है, हमको शामिल कर लीजिए, उनको शामिल कर लीजिए, कांग्रेस को शामिल कर लीजिए। अरे आप तो साफ पाकिस्तान को शामिल कर लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? बिना कहे उतर जाते हैं। दारा सिंह ने क्यों छोड़ दिया? दारा सिंह ने क्यों छोड़ दिया समाजवादी पार्टी? 8,000 आतंकियों पर से आपने मुकदमे उठा लिए पाकिस्तानियों के, जो भारतीय सेना के सर खोला करते थे उनके आपने उठवा लिए। पुलवामा अटैक आज तक नहीं पता चला कि कैसे हो गया, और आप आज भी सतपाल मलिक साहब का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जिनके कहने के आधार पर यह साफ कहा जा सकता है कि इस घटना के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार आपकी राष्ट्रवादी पार्टी है, जो कि पठानकोट हमले की जांच ISI एजेंसी से करा के देश के संप्रभुता को खाने का काम करती है। तो आप तो राष्ट्रवादी हो, आप पाकिस्तान से भी मिलकर के सरकार चला सकते हैं अगर सरकार जा रही हो। यह दुनिया जानती है कि पीछे सेना का फोटो और पुलवामा अटैक कराओ और पाकिस्तान के को साथ लेकर के वोट मांगो। तो ये तो सतपाल मलिक साहब ने जाहिर कर दिया जो आपका राष्ट्रवाद है। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आज आप, हमको लगता है डबल डिजिट में पूरी देश के अंदर नहीं आ रहे, इसीलिए आप इस स्तर पर गिरकर, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को झूठा कहा, जिन्होंने मोदी जी को झूठा कहा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कहा कि हमारी कत्ल करने पे आमादा है, जिन्होंने ईवीएम के लुटेरा कहा आपको, आज आप गिर के समझौता क्यों कर रहे हो? ये देश और प्रदेश की जनता जानना चाहिए। राकेश जी, मतलब इनके यहां से जो गए, आपने निचले स्तर पर गिरकर उनके साथ समझौता कर लिया? नहीं, मैंने बताया कि उन्होंने क्या कहा इनके लिए। वो बयान सुन लिया लोगों, बिल्कुल ठीक, हमने दिखाया भी आपकी बात, वो बयान हमने दिखाया भी। हाँ आपने ठीक। कपिल जी बात को 3 बार दोहरा चुके हैं, अब न दोहरावें। देखिए एक सच्चाई यह है कपिल जी, हम इतना ही कहेंगे, बीती ताही बिसारी की आगे की सुध ले। इस समय देश जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैश्विक स्तर पर आज जिस तरह की ख्याति हो रही है, आपको पीड़ा हो रही होगी, मैं जानता हूं, आपको स्वाभाविक है पीड़ा होना, और आपके पास कोई आ नहीं रहा है, इसलिए आपकी पीड़ा और होना स्वाभाविक है। लेकिन परेशान मत होइए, ये वो व्यक्ति दूसरे पर उंगली उठा सकता है, वो व्यक्ति दूसरों के घरों पर पत्थर फेंक सकता है जिसके घर शीशे के नहीं होते, जिसका घर स्वयं शीशे का, वो दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकता। शिवपाल सिंह यादव के प्रति क्या क्या विचार व्यक्त किए थे आपने? शिवपाल सिंह यादव ने क्या क्या विचार व्यक्त किए थे अखिलेश यादव के प्रति, और क्या हुआ? अखिलेश यादव जी और शिवपाल यादव जी साथ आ गए ना। मुलायम सिंह यादव जी ने क्या विचार व्यक्त किया था? आज स्वर्गीय मुलायम सिंह जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने क्या विचार व्यक्त किए थे अखिलेश के प्रति? अखिलेश यादव ने क्या विचार व्यक्त किए थे उस समय? अब सारी बातें हैं, उन सारी बातों को छोड़ करके आज चाचा भतीजा एक साथ आ गए ना, तो आपके स्वयं के अपने कमीज पर इतने दाग हैं और दूसरे की कमीज पर दाग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ना कि गरीब कल्याण के संकल्प के लिए हम सबको साथ लेकर के चलने को तैयार है। और मैं जानता हूं कपिल श्रीवास्तव का ये बहुत फॉर्मेट है,
मिला रहे कपिल थे, जब तक सवाल ये पूछ रहे थे आरोप मैं उन्होंने चुपचाप सुन लगाया रहा है। था। कपिल तो श्रीवास्तव आपको सवाल कौन पूछ करके, सी सवाल ख्याति टॉस मिली? करके और तुरंत उसके आपको बाद चिल्लाना कौन सी शुरू कर ख्याति देते मिली, हैं मुझे ताकि बताइए। सवाल तो मेरा सुन लिया अमेरिका जाए, गए तो लेकिन 70 जवाब न सीनेट सुन ने लिया विरोध कपिल जी, किया। कपिल कपिल जी, कपिल जी, कपिल जी, कपिल जी, एक सेकंड इसमें बुलाइए सभी को। कपिल जी देखिए, जब आप कह रहे थे, जब आप सवाल पूछ रहे थे, जब आप सवाल पूछ रहे थे कपिल श्रीवास्तव जी, राकेश त्रिपाठी जी उन्होंने पूरा सवाल आपका सुना, उसके बाद उन्होंने तो हमारा जवाब नहीं दे रहे हैं ना, ये तो तो फ्रांस में जा रहे हैं। आप बाद में काउंटर कर लीजिए, आप बाद में काउंटर कर लीजिए, पूरा समय मिलेगा। आप बाद में काउंटर कर लीजिए, पूरा समय मिलेगा। अब मैं जरा असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक बयान आपको सुनाता हूं। पीसीआर प्लीज प्ले कीजिए। वो इस विपक्षी गठबंधन को लेकर उनकी क्या राय है, एआईएमआईएम की राय क्या है, जरा वो भी सुन लीजिए। मगर वो तो बड़ा एक्सट्रीम क्लब है, बड़े बड़े चौधरियों का क्लब है, उसमें असद ओवैसी जैसे अछूत को तो हमारा साया भी नहीं पड़ सकता उनके ऊपर, वरना पूरे के पूरे उन लोगों को फिर क्या हो जाएगा नहीं मालूम। अजय वर्मा जी, असदुद्दीन ओवैसी पीडीए बनाया है ना आप लोगों ने, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि ये जो विपक्षी दलों का जो एक ग्रुप बन रहा है ना, एक ऐसा क्लब है, चौधरियों का क्लब है। हमारे जैसे अछूत का वहां पर क्या काम? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एंकर महोदय, अभी वो भाजपा प्रवक्ता, जाना था जापान पहुंच गए चीन, इनसे बात करो, एक ही जाते हैं बी पर। असदुद्दीन ओवैसी साहब भाजपा की बी टीम है, हम कई बार आपसे पहले भी कई चैनलों पर कह चुके हैं। जब भाजपा जहां जहां डरती है वहां इन्हें भेजकर वोट कटर के रूप में इस्तेमाल करती है, फंडिंग के द्वारा और चीजों के द्वारा। तो ये तो बी टीम है, उन्हीं की भाषा है, ये कहीं छोड़ दीजिए। अब मैं तीसरी चीज बता दूं, 26 या 27 जून को मध्य प्रदेश में एक जनसभा में जिले इलाई कह रहे थे, ये एनसीपी के नेता 70,000 करोड़ के सिसाई घोटाले में, आदर्श घोटाले में, बैंक घोटाले में फंसे हुए हैं, ये जेल जाएंगे। और 2 अगस्त जुलाई को ये बीजेपी नामक वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो जाते हैं। अजीत पवार डिप्टी सीएम बन जाते हैं फडणवीस साहब के साथ, और सारे मंत्री बन जाते हैं वो छगन भुजबल साहब और अदिति मोनीफ मुसराम साहब, जिनका ईडी पोर्टल। नहीं, आप बता दीजिए अजीत, अब मैं पूछ रहा हूं आपसे अजय वर्मा जी, अजीत पवार आपके लिए क्या है, भ्रष्ट है या साफ सुथरे व्यक्ति हैं? बीच में ना बोले, मैं आप आपके अपना ओपिनियन बताइए ना अजय वर्मा जी, हमारा ओपिनियन तो छोड़िए, आप अपना ओपिनियन बताइए। अजीत पवार आपके लिए भ्रष्ट है या सबसे साफ सुथरे आदमी है? ये साफ हो जाते हैं, और साफ होने के बाद ये शुद्ध होके अमित शाह और मोदी जी द्वारा निर्मित वो बीजेपी की जो मशीन है, जरा हमें उसका फार्मूला समझा दो भैया, वो कहाँ है 20,000 करोड़, वो नहीं बताओगे आप। फार्मूला समझ करके भी आप नहीं समझा पाएंगे। हम तो इस बात की गारंटी कर रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी में रह करके या भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में रह करके कोई अपराधी सेंटर नहीं पा सकता है, इस बात को गारंटी कर रहे हैं, और हमने करके दिखाया है। भाजपा में रहते हुए ही हमने विधायकों को, हमारे गृह मंत्री के पुत्र तक को जेल भेजने का काम हमने किया, गृह राज्य मंत्री के। भारतीय जनता पार्टी सेंटर देने का काम नहीं करती है आपकी तरह, जैसे आप बचाया करते थे कि तंदूर कांड में भून देने के बाद भी कांग्रेसियों को बचाने का काम आप किया करते थे। चाइना में और पाकिस्तान में दिखा दिया, ये देशद्रोह का काम किया है। 2016 में आपने कानून पास करा था, जो भी भारत के नक्शे से छेड़छाड़ करेगा उस पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना और 7 साल की सजा होगी। तो अब आपके आईटी कांग्रेस ने छेड़छाड़ की थी, कांग्रेस ने छेड़छाड़ की थी उत्तर प्रदेश में। आपने अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी करते समय आपने छेड़छाड़ की थी, कहिए तो डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा आपको। वो वीडियो जो है वो आप डिलीट कर देते हैं। अरे ये पायरेटेड वीडियो डिलीट नहीं, मॉर्फ करके गलत तरीके से आप पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। सुबह बोलो, शाम बोलो, रोज बोलो, खुल के बोलो, से सोना निकालो। अजय वर्मा जी, देश खंड खंड अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी अभी आपने शुरुआत में कहा था कि ये पॉलिटिकल ब्रिंजल है, ये तो इधर से उधर लुढ़कते रहेंगे, इनका तो कोई सानी नहीं, कभी इधर जाए कभी उधर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बताइए, कर्नाटक में आपने पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार को अपने साथ ले लिया, ठीक है। मध्य प्रदेश जो कि चुनावी राज्य है, उसमें पूर्व मंत्री दीपक जोशी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ गए। 3 ऐसे वहां पर नेता हैं जिनको माना जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद करीबी हैं। बैजनाथ सिंह यादव, राकेश गुप्ता और यादवेंद्र सिंह, ये सारे के सारे कांग्रेस में वापस आ गए। तो इन ब्रिंजल्स को तो कांग्रेस भी एक्सेप्ट कर रही है, तो आप में और बीजेपी में क्या फर्क रहा जो ओवैसी कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम, तो ये ब्रिंजल्स का जो आदान प्रदान हो रहा है, इसमें कौन क्या है, जनता क्या देखे? भाई समाजवादी पार्टी छोड़ करके दारा सिंह चौहान बीजेपी में आ रहे हैं, बीजेपी छोड़ के लोग कांग्रेस में जा रहे हैं, किसे क्या कहा जाए बताइए? मैं ये कह रहा हूं,
भाजपा ने ऑपरेशन लोटस मध्य प्रदेश में चलाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के सीनियर नेता थे, उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, महासचिव थे। उनके साथ 22 विधायक तोड़ के जिस तरह से ईडी सीबीआई लोटस ने खेल करा, तो वो कांग्रेस में अगर घर वापसी आ रहे हैं तो वो पॉलिटिकल ब्रिंजन नहीं है। पॉलिटिकल ब्रिंजन तो वो है जो केवल छोटे से स्टेट के क्षेत्र भाग, एक भूभाग में 2-4 विधायक ले लेते हैं और फिर वो बार्गेनिंग करते हैं। वो सारे देश में है छोटे छोटे। रहा सवाल कर्नाटक का, अब आप कह रहे हैं कि बीजेपी डरा डरा कर घर वापसी कराती है और कांग्रेस बहुत प्यार से घर वापसी कराती है। रोहित अग्रवाल जी, आरएलडी के लिए बड़ा खतरा है जो संकेत चल रहा है यहां पर, ये जो घर वापसी का दौर चल रहा है ना, तो आरएलडी को थोड़ा बच के रहना चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल अपने घर में है। राष्ट्रीय लोकदल एक राजनीतिक पार्टी है जो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पे चलती है। राष्ट्रीय लोकदल का घर वो स्वयं जानती है राष्ट्रीय लोकदल, और राष्ट्रीय लोकदल अपने घर में है। भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए कि अगर 9 साल की सत्ता के बाद भी आपको ओम प्रकाश राजभर की जरूरत है, आपको एनसीपी के विधायकों की जरूरत है, आपको अन्य विपक्षी दलों की जरूरत है कि आप यहाँ पे खुले मैदान में आप न्योता दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भी आ जाए, हमारे साथ सम्मिलित हो जाए, तो आपको समझना चाहिए कि आपने जनता के लिए क्या काम किया है। अगर आपने कोई काम किया होता तो आपको किसी भी दल की जरूरत ना होती। आपने अगर जनता की सेवा की होती, आपने जनता के दुख दर्दों को सुना होता और जनता के मन की बात को सुना होता, तो इस तरीके से आपको टीवी चैनल में बैठ के न्योता देने की जरूरत ना पड़ती। ये इसीलिए कहते हैं कि जमीनी स्तर पे उतरिए और काम करिए। और राकेश त्रिपाठी जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस तरीके से अगर आप दलों का और लोगों को, विधायकों का तोड़ तोड़ के सम्मेलन कराते रहेंगे तो मुझे लगता है जीवन भर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको सिर्फ दरी बिछाने का ही काम मिलेगा। इस अभी चुनाव से पहले भी बहुत कुछ देखना बाकी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस डिबेट शो में शामिल होने के लिए। कल विपक्षी दलों की बेंगलुरु में बैठक और 18 तारीख को एनडीए के घटक दलों की बैठक होने वाली है, तो बहुत कुछ तस्वीर साफ हो पाएगी कि कौन किसकी तरफ जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।